साल था 1984, दिसंबर का महीना और सर्दी भरा मौसम। 2 तारीख की वो रात अगर कोई याद कर ले तो आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये घटना है भोपाल गैस लीक की। फैक्ट्रियों में हादसे होते रहते हैं, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात, इस हादसे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक फैक्ट्री से गैस लीक हुई। वो कोई आम हादसा नहीं था। उस रात सोते हुए लोग हमेशा के लिए सोते रह गए। जिसे यह बात समझ आई, वे लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे। भोपाल गैस कांड को आज भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects. 1970 के दशक की शुरुआत, भारत एक नया रास्ता खोज रहा था। एक ऐसा रास्ता जो भूख और गरीबी से मुक्ति दिला सके। देश कृषि प्रधान था और सरकार चाहती थी कि हर खेत हरा भरा हो। इसलिए सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाया कि वे भारत में कीटनाशक उद्योग विकसित करें ताकि फसलों को कीड़ों से बचाया जा सके। इसी पहल के तहत अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने भारत में अपनी शाखा खोली। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल के करजू मार्ग पर फैली करीब 35 एकड़ जमीन पर एक नई फैक्ट्री खड़ी की गई, जिसे आधुनिक भारत की प्रगति का प्रतीक कहा गया। इस फैक्ट्री में 7 नाम का कीटनाशक बनाया जाता था, जो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए भारत भर में बेचा जाता था। लेकिन इस 7 को बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक रासायनिक पदार्थ की जरूरत पड़ती थी, मेथिल आइसोसायनेट यानी MIC। MIC एक अत्यधिक अस्थिर गैस थी। पानी के संपर्क में आते ही यह विस्फोटक प्रतिक्रिया देती थी और जहरीली धुआं छोड़ती थी। यानी पानी से मिलना मतलब मौत को बुलाना। इस गैस को स्टोर करने के लिए 3 विशाल टैंक बनाए गए, E610, E611 और E619। हर टैंक में लगभग 40 टन MIC रखी जा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, फैक्ट्री की हालत बिगड़ने लगी। सच्चाई तो यह है कि 1969 में फैक्ट्री बनने के 10 साल बाद तक यहाँ ये टैंक्स और MIC का स्टोरेज था ही नहीं, क्योंकि शुरुआती 10 सालों तक कंपनी इस केमिकल को इंपोर्ट करती थी। लेकिन 1979 सरकार ने UCIL फैक्ट्री को यह खतरनाक MIC प्रोडक्शन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। इस काम के लिए यूनियन कार्बाइड ने जमीन के अंदर 3 बड़े कंटेनर इंस्टॉल किए, जिनमें MIC को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता था। आपका यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार का भी इस फैक्ट्री में शेयर था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक अमेरिकन केमिकल कंपनी थी। जब इसने भारत में भोपाल में यह फैक्ट्री लगाई तो इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया। इस कंपनी में UCC का 50.9% शेयर था, जबकि 49.1% शेयर भारतीय निवेशकों के पास था। 2 दिसंबर 1984 की रात ठीक 9 बजे वर्कर्स फैक्ट्री में एक रूटीन मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। असल में यह एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट थी जो MIC स्टोरेज टैंक्स के पास ही स्थित थी। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप्स क्लॉग्ड हो गए थे, इसलिए वर्कर्स उन्हें पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही कंपनी ने इन दोनों प्रोसेसिंग यूनिट्स को जंपर लाइन से कनेक्ट कर दिया था, यानी एक तरह का पाइप्ड शॉर्टकट, जिससे वर्कर्स दोनों यूनिट्स में इंटरचेंजेबली काम कर सकें। मगर यह करते वक्त कंपनी को 2 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि यह जंपर लाइन MIC स्टोरेज टैंक को बाकी फैक्ट्री से डायरेक्ट कनेक्ट कर देती थी। इससे टैंक में पानी जाने का खतरा कई गुना बढ़ गया। अगर MIC स्टोरेज टैंक आइसोलेटेड होता तो उसमें कभी पानी नहीं जाता, और अगर पानी नहीं जाता तो यह हादसा कभी नहीं होता। उस रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के MIC स्टोरेज एरिया में 3 टैंक थे, E610, E611 और E619। E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, जबकि E610 और E611 में 75% तक लिक्विड MIC भरा हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेफ्टी मैनुअल्स के अनुसार इन टैंक्स को सिर्फ 50% कैपेसिटी तक ही भरा जाना चाहिए था। बाकी स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, जो MIC को स्थिर रखती थी। करीब रात 9:30 पर जब पाइप्स की सफाई चल रही थी तो पानी गलती से E610 टैंक में घुस गया। अगले कुछ घंटों में करीब 500 लीटर पानी इस टैंक में पहुंच गया। 12:05 पर वर्कर्स की आंखों में जलन शुरू हुई। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया,
फैक्ट्री की मेंटेनेंस की हालत बेहद खराब थी। प्रेशर वॉल्व्स काम नहीं कर रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि गैस कहां से लीक हो रही है। अगले कुछ मिनटों में E610 टैंक के अंदर मौजूद लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट और 500 लीटर पानी के बीच तेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो गया। गैस पाइप्स और चिमनियों से होती हुई खुले आसमान में निकल गई। जब सुपरवाइजर ने सेफ्टी डिवाइस चेक किया तो वह पहले से ही खराब पड़ा था। पहला सेफ्टी सिस्टम फेल हुआ तो उम्मीद थी कि दूसरा यानी फ्लेयर टावर काम करेगा। इसका काम था गैस को जलाकर न्यूट्रलाइज करना, लेकिन पाया गया कि फ्लेयर टावर का एक जरूरी पाइप कुछ दिन पहले निकाला गया था और वापस लगाया ही नहीं गया था, इसलिए फ्लेयर टावर भी बेअसर साबित हुआ। अब यह जहरीली गैस चिमनी से होते हुए सीधे वातावरण में फैल गई। इस पॉइंट पर फैक्ट्री के वर्कर्स और सुपरवाइजर बेबस महसूस कर रहे थे। रात के ठीक 1 बजे फैक्ट्री में इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। उस समय हवा उत्तर दिशा से चल रही थी, जिसने गैस को भोपाल के दक्षिणी हिस्से की ओर फैलाना शुरू कर दिया। गूगल अर्थ पर देखें तो यह इलाका भोपाल का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और क्योंकि MIC एक भारी गैस होती है, वह जमीन के करीब आकर पूरे शहर में फैलने लगी। जैसे ही गैस घरों में दाखिल हुई, लोगों की आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो मौत की सांसें भर रहे हैं। लोग पैनिक में घरों से बाहर भागने लगे। भागते भागते उनकी सांस फूलने लगी और वो और ज्यादा गैस इनहेल करने लगे और सड़कों पर गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में भोपाल की सड़कों पर लाशें बिछ गईं। उधर फैक्ट्री में सुपरवाइजर ने गैस को न्यूट्रलाइज करने के आखिरी सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश की। योजना थी कि चिमनी से निकलती गैस पर पानी का स्प्रे किया जाए ताकि गैस न्यूट्रलाइज होकर शहर में न फैल सके। पर जब हॉज पाइप निकाला गया तो वो इतना लंबा ही नहीं था कि चिमनी तक पहुंच सके, यानी गैस को न्यूट्रलाइज करने का तीसरा और आखिरी सेफ्टी सिस्टम भी किसी काम न आ सका। भोपाल के हॉस्पिटल्स उन पेशेंट से भरने लगे जिनमें एक जैसे ही सिम्टम्स थे। हॉस्पिटल में हालत ये हो गई थी कि पेशेंट्स को देखने के लिए स्टाफ और बेड्स दोनों कम पड़ गए। न सिर्फ पेशेंट्स बल्कि डॉक्टर खुद भी बुरी तरह खांस रहे थे। डॉक्टर्स के लिए यह एक अननोन मेडिकल कंडीशन थी। असल में मिथाइल आइसोसाइनाइट बॉडी में मौजूद पानी से रिएक्ट कर रही थी और फेफड़ों के सुराखों को बंद कर रही थी, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। रात के लगभग 3 बजे तक डेड बॉडीज इतनी ज्यादा हो चुकी थीं कि उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। भोपाल गैस लीक के दौरान सिर्फ एक ही रात में 3000 लोग मारे गए। फैक्ट्री वर्कर्स जो खुद एयर टाइट कंट्रोल रूम में बैठे थे, वो इस गैस के असर से महफूज रहे। सुबह जब वो दिन की रोशनी में बाहर निकले तो उन्होंने एक बिल्कुल बदला हुआ भोपाल देखा। वो सड़कें जहां भीड़ की वजह से गुजरना मुश्किल होता था, अब वहां जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। अब तक पूरी दुनिया इस खौफनाक हादसे की खबर सुन चुकी थी। न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा था। कुछ दिनों में यह संख्या बढ़कर 20 से 25 हजार तक पहुंच गई और गैस के लपेट आने वालों की तादाद करीब 5 लाख तक जा पहुंची। इंसानी इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। अभी भोपाल इस तबाही से जूझ ही रहा था कि यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन मामले की संगीनी को देखने के लिए इंडिया पहुंचे। एयरपोर्ट से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पर जेल भेजने के बजाय पुलिस उन्हें यूनियन कार्बाइड के ही एक गेस्ट हाउस में ले गई। कुछ ही घंटों में वो बेल पर रिहा हो गए और उसी दौरान इंडिया छोड़कर भाग गए। इस बीच अथॉरिटीज इसी उलझन में थीं कि दूसरे कंटेनर्स में बची हुई MIC का क्या किया जाए। उन्हें इसका कतरा कतरा जाया करना था ताकि भोपाल किसी और हादसे का शिकार न हो सके। पर इसका सिर्फ एक ही हल था, खराब फैक्ट्री को दोबारा चलाया जाए और इसमें से 7 प्रोड्यूस किया जाए। यह काम बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें वही खराब पाइप्स और गलत रीडिंग देने वाले उपकरण इस्तेमाल होने थे। जब भोपाल के लोगों को पता चला कि फैक्ट्री दोबारा चालू होने वाली है तो हजारों लोग शहर छोड़कर भागने लगे। फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले दीवारों पर गीले कपड़े लगाए गए और एक हेलीकॉप्टर पानी फेंकने के लिए आसमान में घूम रहा था ताकि अगर गैस दोबारा लीक हो तो उसे वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। सारी सेफ्टी के बाद फैक्ट्री को दोबारा चलाया गया। नसीब से इस बार गैस लीक नहीं हुई और 7 दिनों के अंदर सारा स्टोर किया हुआ MIC खत्म कर दिया गया। यूनियन कार्बाइड अब MIC से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लोग वापस लौटने लगे, लेकिन सबके पास एक ही सवाल था, आखिर इस हादसे की असल वजह क्या थी? उस रात ऐसा क्या हुआ था कि पूरा 42 टन MIC कंटेनर से लीक हो गया? इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब खाली कंटेनर की जांच की तो पता चला कि उसमें कोई क्रैक नहीं था, लेकिन उसका सेफ्टी वॉल्व खराब पाया गया। कंटेनर में जंग आलूद लोहे के पार्टिकल्स पाए गए
जो इस बात का सबूत थे कि कंटेनर के अंदर पानी गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड पानी के कांटेक्ट में आते ही गर्म होकर उबलने लगता है। यह बात पहले ही लैब में टेस्ट की जा चुकी थी, यानी उस रात किसी तरह पानी कंटेनर में घुस गया था। पर अफसोस, उस शाम कंटेनर में नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भी नहीं थी। रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 20 दिनों से किसी ने भी नाइट्रोजन गैस के लो प्रेशर को रिपोर्ट नहीं किया था। बाद में यह भी मालूम पड़ा कि हादसे से पहले कंपनी को कई वार्निंग्स भी मिल चुकी थी। यह सब कंपनी की लापरवाही और कॉस्ट कटिंग का नतीजा था। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस चलता रहा, लेकिन 5 साल बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और कंपनी ने भारतीय सरकार को $470 मिलियन देकर मामला निपटा लिया। 2010 में यूनियन कार्बाइड के 8 मैनेजर्स को लापरवाही के इल्जाम में मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। यह फैक्ट्री आज भी उसी हाल में खड़ी है। यहाँ की जमीन और पानी में आज भी टॉक्सिक कंटेमिनेशन पाया जाता है और जो लोग उस रात जिंदा बच गए थे वो अब भी MIC के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये थी भोपाल गैस त्रासदी की दर्दनाक सच्चाई। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ।